हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 29 अगस्त 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, जस्ट वन थिंग. In case you find my videos helpful, in case you believe they are good and helping you out in any way, please let me know that by commenting below, liking my video, and also subscribing to my channel if you haven't done that. Now, as far as today's video is concerned, I've done certain additional things so that your attention gets retained better than the before. And please let me know if you like today's methodology as well. Okay, let's get started. सो फर्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंडियन एक्सप्रेस का। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल ये मैंने शायद परसों की उसमें भी डिस्कस किया था। उस टाइम आपको शायद नहीं लगा होगा कि जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है, बट नाउ एज यू कैन सी ये फ्रंट पेज पे एक हेडलाइन के रूप में आया है। इस पे काफ़ी रिसर्च भी इवॉल्व हुई है, बहुत सारी चीज़ें इसमें एडिशनल भी आई हैं। तो आज इसको हम डिस्कस करेंगे, इसमें क्या एड ऑन्स आए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए क्या हुआ था उस टाइम जब मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने क्या बोला था कि काफी देखा जा रहा है पैडी स्टंटिंग यानी कि उनकी हाइट राइस प्लांट्स की, राइस क्रॉप्स की काफी कम रह रही थी यूजुअल से। ठीक है, तो उस टाइम पे उसका एक रीजन बताया गया था जिसका नाम था सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक्ड ड्वार्फ वायरस। मैं अभी सब कुछ डिस्कस करूंगी, डू नॉट वरी, बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस दूंगी इसका। सब कुछ पॉइंट आप डू नॉट वरी, आई हैव मेड पॉइंटर्स एज वेल टुडे, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आज देखिए क्या हुआ है कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में जो है IARI, उसने ये कंफर्म कर दिया है कि ये जो मिस्टीरियसली इतनी डॉर्फिंग हो रही है, प्लांट्स की स्टंटिंग हो रही है, इसका रीजन SRB SDV ही है। इससे पहले कि हम इसके एडिशनल पॉइंट्स यहाँ और इसकी आगे वाले पेज में भी दिए गए हैं उनको पढ़ें, मुझे कुछ बेसिक चीजें आपको बतानी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहली बात, ये जो SRB SDV है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इसका जीनोमिक मटेरियल क्या है। RNA है, DNA है, किस तरह का, डबल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो इसका जो जीनोम है, इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है, वो कंटेन करता है 10 डबल स्ट्रैंडेड RNA सेगमेंट्स को। सो द आंसर इज RNA। अब मैं अगर आपसे बात करूं ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, किस जीनस को बिलोंग करता है ये वायरस जिसने अटैक किया है राइस प्लांट्स को, इट बिलोंग्स टू फिजी वायरस। एज यू कैन सी आई हैव रिटन इट हियर एज वेल। तो ये फिजी वायरस को बिलोंग करता है। अब फिजी वायरसेस क्या होते हैं, देखिए आप कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करिए। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन या कुछ भी स्पेसिफिकली SRBSDV पे ही पूछा जाएगा। नो, इट कैन बी ब्रॉडर, वाइडर। तो फिर फिजी वायरस की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा जीनस है जिसका जिसका जो जीनोमिक मटेरियल होता है वो सबका ही डबल स्ट्रैंडेड RNA ही होता है ना। और अगर हम बात करें तो इस वायरस का बेसिक होस्ट कौन है, प्लांट्स आर द नेचुरल होस्ट फॉर फिजी वायरसेस। ओके, और ये किस तरह के फिजी वायरस डिसीज कॉज करता है, गॉल्स क्या कहते हैं, ट्यूमर्स होता है, जो जैसे ह्यूमंस में ट्यूमर्स होते हैं वैसे ही प्लांट्स में भी ट्यूमर्स होते हैं, एक्स्ट्रा आउटग्रोइंग हो जाती है, उन तरह के गॉल्स को डेवलप करता है फिजी वायरस। और फिजी वायरस एक फिजी डिसीज भी कॉज करता है। फिजी डिसीज मतलब यही होता है, स्टंटिंग। फिजी डिसीज का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्टंटिंग, डिफॉर्मेशन यानी कि कलर वगैरह उड़ जाना, बहुत ही मुरझा जाना, और बहुत ही सीवियर केसेस में डेथ भी जो होने लगी थी पंजाब और हरियाणा में, जहाँ पे ये फिजी डिसीज देखी जा रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें उस दिन पता चली थी वो ये थी कि इसको व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर्स वो करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, हमने उस दिन पढ़ा था, राइट। तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ये एक्सक्लूसिवली व्हाइट बैग्ड हॉपर्स ही इन्हें ट्रांसमिट करते हैं, वही वेक्टर की तरह एक्ट कर सकते हैं। ब्राउन या फिर किसी और तरह के जो प्लांट हॉपर्स होते हैं वो नहीं कर सकते इनको ट्रांसमिट। सो हैंस अ क्रॉस हियर। ओके, अब बात करें कि सिर्फ राइस को ही इन्फेक्ट करते हैं, मतलब और किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकते व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर्स, नो, इट कैन इन्फेक्ट राइस, मेज, चाइनीज सॉर्गम और भी जितना भी तरह की ग्रास वीड्स हैं इन फैमिली को जो बिलोंग करती हैं उनको। अगर हम बात करें कि ये जो वायरस है ये कहाँ किस तरह के क्लाइमेट में प्रोपोगेट कर सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये
वर्म ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में प्रोपोगेट करता है। अब मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं, एक प्रोपोगेटिव एक सर्कुलेटिव। इसका क्या मतलब है? देखिए उस दिन भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इसकी जो डिसीज साइकिल है वो है सर्कुलेटिव एंड प्रोपोगेटिव। अब आप प्लीज इसकी डिसीज साइकिल सुनिए बहुत अच्छे से, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है कि जो वायरुलीफेरस व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर्स होते हैं, मतलब जो वायरस से इन्फेक्टेड हैं, उनकी बॉडी में उनकी बॉडी एज अ वेक्टर एक्ट कर रही है इस वायरस की, ठीक है। उनकी बॉडी में जो वायरस है वो क्या करते हैं, वायरस को कैरी करते हैं। अब देखिए उस दिन मैंने एक फैक्ट बताया था आपको, ये सदर्न चाइना में सबसे पहले पाया गया था 2008-9 के करीब, है ना। तो फिर मैं चाइना का एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। अब ये जो ये जो वेक्टर्स हैं जो हमें पाए गए हैं सदर्न चाइना में, है ना, जिनकी बॉडी में ये वायरस है। एक सेकेंड मैं इसको दोबारा यहाँ ले जाऊँ। दिस इज ओके। ये जो सदर्न चाइना में पाए गए हैं ये जो वेक्टर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो ये दे केपेबल ऑफ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन। ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेट कर सकते हैं ये वाले व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर्स। तो ये क्या करेंगे, साउथ से नॉर्थ चाइना तक चले जाते हैं, इतना, है ना, अर्ली स्प्रिंग के आसपास। तो फिर ये क्या करेंगे, जब इन्होंने इतना माइग्रेट कर लिया, ट्रेवल कर लिया, अभी नॉर्थ पहुंच गए, नॉर्थ चाइना पहुंच गए। अब नॉर्थ चाइना में जब ये पहुंच गए तो ये ट्रांसमिट कर देंगे उस वायरस को वहां की छोटी छोटी राइस सीडलिंग्स को, जो अभी बिल्कुल अपने बहुत ही नेसेंट स्टेज पे हैं, अभी ग्रो ही कर रही हैं, उनको वायरस ट्रांसमिट कर देंगे। अब ये जहां पे ये मतलब वायरस जिन सीडलिंग्स को उन्होंने ट्रांसमिट कर दिया, उन्हीं प्लांट्स पे ये लोग अपने एग्स भी ले कर देंगे, ठीक है। अब अपने एग्स ले कर दिए, एग्स हैच भी तो होंगे, टूटेंगे भी तो सही, तो उसमें से निकलेगी न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर्स। फिर ये क्या करेंगे, ये खाएंगे, फ्लरिश करेंगे उन्हीं पौधों पे जिन पे वायरस है ना। वायरस ही तो उन्होंने वहीं पे छोड़ा था, ट्रांसमिट किया था। अब वो वायरस फिर इन नई जनरेशन ऑफ प्लांट हॉपर्स ने भी ले लिया अपनी बॉडी में। अब ये क्या करेंगे, ये वायरुलीफेरस बन गए, अब ये डिस्पर्स करेंगे और जगहों पे जाके ऐसे डिसीज आउटब्रेक्स को कॉज करेंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आज IARI ने क्या एडिशनल चीजें बताई हैं, क्या कंफर्मेशन दी है। देखिए इन्होंने ये चीज लिखी है, जो वायरस है ये स्प्रेड भी व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर से ही होता है, जो कि एक इंसेक्ट पेस्ट है। अब ये कैसे मतलब इन्फेक्ट करता है प्लांट्स को, मोस्टली यंग प्लांट्स को। मैंने उस दिन आपको ये भी बात बताई थी, ये ओल्ड प्लांट्स में नहीं, यंग प्लांट्स में अपना सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखाता है। तो ये कैसे इन्फेक्ट करता है यंग प्लांट्स को, ये अपना इंजेक्ट कर देता है वायरस को, जब वो सैप को सक कर रहा होता है। देखिए जो पेस्ट होते हैं या मस्कीटोज होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स क्या करते हैं, वो जो फ्लूइड यानी कि जो सैप होता है उसको सक करते हैं, तो वो करते समय वो अपना वायरस भी इंजेक्ट कर देते हैं उसमें। अब कई कई चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप एक एक वर्ड जो यहाँ पे लिखा है अच्छे से सुनिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है जो वायरस का प्रेजेंस कैसे डिटेक्ट हुआ कि हाँ जी यही वाला वायरस है जो स्टंटिंग कॉज कर रहा है, क्योंकि वायरस की जो ट्रेसेस हैं वो इन्फेक्टेड प्लांट्स और वेक्टर की बॉडी दोनों में देखे गए। जब RNA को आइसोलेट किया उससे पता चला, और उस पर RT-PCR वगैरह जो भी टेस्ट होते हैं साइंटिफिक, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा आज का लेक्चर। तो वैसे करके इन्होंने डिटेक्ट कर लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पता चली वो ये थी, again a fact that you must remember, कि virus was not found in the seeds collected from the infected plants। मतलब seeds में या grains में virus की presence नहीं थी। The virus is specific to the phloem। अब देखिए आपको फ्लोएम और जाइलम पता होगा, जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होगा, हमने अपनी बहुत ही प्रीवियस क्लासेस में ये पता है। जैसे अगर मैं फ्लोएम की बात करूं तो ये ऐसे प्लांट टिश्यूज होते हैं जो शुगर, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, बेसिकली फूड को, जो फूड वो फोटोसिंथेसिस से बनाता है प्लांट। तो फ्लोएम क्या करता है, उस फूड को, लीव्स में बनते हैं ऑब्वियसली, लीव्स में ही तो स्टोमेटा वगैरह ये सब कुछ है, वो सब कुछ लेता है, वहीं पे खाना बनता है, फिर लीव से बाकी पार्ट्स में भी तो प्लांट के पहुंचाना है उसको, ताकि इक्वल ग्रोथ हो। तो फ्लोएम ये चीज करता है। अब जाइलम क्या करता है, जाइलम करता है वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट। लेकिन वाटर मिनरल कहाँ से आते हैं, वो तो रूट्स लेती हैं, रूट्स अब्सॉर्ब करती है ना सॉइल में से। तो फिर वो जो रूट्स अब्सॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल्स को, रूट्स फिर ऊपर तक पहुंचाती हैं बाकी पार्ट्स को, वो जाइलम टिश्यू करता है। तो अब इस चीज में देखा जा रहा है कि ये फ्लोएम टिश्यू तक ही रिस्ट्रिक्टेड है ये वायरस, ठीक है। अगेन अ पॉइंट दैट यू मस्ट रिमेंबर, इट इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय सीड or grain. Now what else do we need to look at? Okay, there is something else as well यहाँ पे,
जो हमें जानना है, हाँ जी, हमें ये जानना है कि ये जो IARI की इन्वेस्टिगेशन है उसने रिवील किया है ये इन्फेक्शन जो है, वी हैव सीन दिस इन एज मेनी एज 12 राइस वेराइटीज। एक और फैक्टर जो आपको याद रखना है, एक और फैक्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि ये बासमती और नॉन बासमती दोनों ही राइस वेराइटीज में इन्फेक्शन कॉज करने में सक्षम है ये वायरस, ठीक है। अगर हम लेकिन जनरल लेवल पे बात करें, इन जनरल ये नॉन बासमती वेराइटीज में ज्यादा इफेक्ट दिखाता है अपना एज कम्पेयर टू द बासमती वेराइटीज। ओके, और एक और चीज जो मैंने बताया कि जो लेट सोन पैडी होती है उनमें भी लेस इन्फेस्टेशन, मतलब मैंने बताया था ना अर्ली सीडलिंग्स में ज्यादा देखा जाता है, जो बच्चे होते हैं सीडलिंग्स है ना प्लांट्स के, वो उनमें ज्यादा देखा जाता है। वही फैक्ट यहाँ पे भी लिखा है, और अगर यहाँ पे कुछ और है तो वही एक्सक्लूसिवली ये ट्रांसमिट किया जाता है व्हाइट बैक प्लांट हॉपर से, ठीक है। तो अब जब हमें ये पता ही चल गया कि सिर्फ एक ही तरह का इंसेक्ट पेस्ट है जो इसे कॉज करता है, तो और आसान हो गया पता है हमारे लिए इसका सोल्यूशन निकालना। तो IARI ने क्या एडवाइस किया फार्मर्स को, देखिए अब तो हमें पता ही चल गया सिर्फ इसी तरह के पेस्ट हैं जिन पे आपको नजर रखनी है। पेस्ट तो बड़े तरीके के आते हैं, मच्छर तो कितने तरीके के आते रहते हैं, बाकी इंसेक्ट्स तो कितने तरीके के आते रहते हैं, आपको सब पे ध्यान रखने की जरूरत है भी नहीं। आप क्या करें, हर हफ्ते के हफ्ते देखते रहें कहीं व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर्स तो नहीं है। और इस पेस्ट को मैनेज करने के लिए आपको हम एक और चीज बताते हैं, आप कुछ डोजेज बता देंगे हम आपको कितनी डोजेज में डालना है। इन तरह के इंसेक्टिसाइड जिसका नाम अगर मैं बोलूं ब्यूपोफ्रेविन, एसेटिमिप्रिड जो भी यहाँ पे लिखा है आप पढ़ सकते हैं, फ्लोनिकामेड और डाइनोटीफुरान, ये सब वगैरह 15 डे के इंटरवल्स पे। देखिए ये बताने का आपको रीजन ये है क्योंकि दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। अगर ये नाम आप सिर्फ पढ़ लें तो आप इसको क्या समझेंगे, इंसेक्टिसाइड्स हैं ये, ठीक है। दिस इज अगेन अ फैक्ट दैट यू मस्ट रिमेंबर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ओके, तो देखिए अब आया है एक एडिटोरियल। ये एडिटोरियल है जो मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था। अभी इतना हॉट टॉपिक बन चुका है कि एवरीबडी इन आवर नेशन इज डिस्कसिंग अबाउट दिस, एवरीबडी इज ऑल प्रेज फॉर इंडियन मिशंस, यू नो, रिस्पॉन्स टू चाइना जो उन्होंने बोला है। तो लेकिन इससे पहले मैं आपको सब कुछ बताना चाहूंगी कि क्या एवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि इसमें एक और एवोल्यूशन में आज एक चीज एड ऑन हुई है। तो अब मैं जो स्टोरी के रूप में आपको समझाऊं वो चीज आप बहुत अच्छे से समझिएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये है युआन वांग 5, एक चाइनीज वेसल है, एक चाइनीज शिप है। तो क्या हुआ था जुलाई के महीने में, इसी साल के जुलाई के महीने में जब गोताबाया राजापाक्सा भाग रहे थे मालदीव्स में, फिर एकदम पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया था, कोई अथॉरिटी थी ही नहीं एक्चुअल में श्रीलंका में। उस ही महीने में क्या हुआ था, डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा एक अप्रूवल दिया गया था चाइनीज वेसल युआन वांग 5 को कि आप अगस्त 11 को हमारे चाइना के सदर्न पोर्ट यानी हम्बनटोटा पोर्ट में डॉक कर सकते हैं रिफ्यूलिंग पर्पस के लिए। तो जब उस टाइम, तो अभी तक वैसे कभी यही नहीं क्लियर हो पाया कि किस अथॉरिटी ने एक्चुअल में अप्रूवल दिया था, बट यू नो दैट्स नॉट आवर कंसर्न। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब अप्रूवल दे दिया गया, फिर थोड़े टाइम बाद ये इशू हमारे सामने आया। फिर जब थोड़े टाइम बाद ये इशू इंडिया के सामने आया, इंडिया ने बहुत क्लियरली स्टेट कर दिया, देखिए वी आर वेरी क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड ऑफ कोर्स दिस एक्चुअली इवोक्स आवर सिक्योरिटी कंसर्न्स। आप जिस वेसल को रिसर्च एंड डेवलपमेंट वेसल बता रहे हैं वो एक सर्वेलेंस वेसल है। एक सर्वेलेंस वेसल इंडिया के पानी के इतने करीब आना, इंडिया के बॉर्डर के इतने करीब आना पहली बार होगा। अगर आप ये होने देंगे हम बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाएंगे इस चीज से। तो देखिए अब एक और चीज आपको समझने की जरूरत है कि जो चाइना है, चाइना में चल रहा है बहुत ही भारी इकोनॉमिक क्राइसिस जो इस साल के जनवरी से स्टार्ट हो गया था, है ना। तो जब स्टार्ट हो गया तो इंडिया ने जनवरी से लेके अभी तक इतना कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में, ग्रांट्स के रूप में इतनी मदद की है, इतना स्वैप अरेंजमेंट्स, डॉलर को श्रीलंकन रुपी से कन्वर्ट करना, बहुत मदद की है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट इंडिया ही पहली कंट्री थी जिसने इतने लेवल की इकोनॉमिक मदद करनी शुरू की थी, ठीक है। तो अब क्या होता है, नई अथॉरिटी आती है, रणिल विक्रम सिंह जी बनते हैं, रणिल विक्रम सिंह जी बनते हैं हमारे वहाँ श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट। अब देखिए जब वो प्रेसिडेंट की स्पीच के दौरान अपना बोलते हैं कि मैं यहाँ के लोगों के बिहाफ पे और अपने बिहाफ पे इंडिया, मिस्टर मोदी और इंडिया के लोगों को बहुत ही थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने आज तक हमारी हर मुसीबत की घड़ी में काफी मदद की है, स्पेशली इस सबसे बुरे वक्त में। तो देखिए इंडिया ने इतनी मदद कर दी, ऑब्वियसली
एक प्रेशर क्रिएट होना श्रीलंकन अथॉरिटी पे शुरू हो गया। इंडिया के भी तो सिक्योरिटी कंसर्न्स हमें देखने चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोल दिया चाइनीज अथॉरिटीज को कि देखिए आप नहीं अभी आ सकते अगस्त 11 को, तो इट हैज द विजिट इज डेफर्ड टिल फर्दर कंसल्टेशन। तभी भी गुंजाइश थी कि शायद फर्दर कंसल्टेशन इंडिया वगैरह के साथ करके अप्रूवल दिया जा सके। फिर वही हुआ भी। अब देखिए इंडिया के साथ अप्रूव कर लिया गया, बातचीत कर ली गई, सब कुछ हो गया। फिर उन्होंने अलाउ कर दिया, जी ठीक है अगस्त 11 को तो आप नहीं आ पाए, आप अगस्त 16 से अगस्त 22 को हमारे यहाँ पे आइए, रिफ्यूलिंग वगैरह कीजिए, जो करना है आप कर सकते हैं। ये उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि चाइना ने बीच में आके अपनी बातें बोलनी शुरू कर दी थी कि इंडिया कौन होता है हम दोनों रिश्तों में इंटरफेयर करने वाला, हु इज इंडिया, व्हाई दिस थर्ड नेशन इज कमिंग अप एंड टॉकिंग लाइक दिस, ऐसी चीजें बोलनी शुरू कर दी। जबकि इंडिया ने बहुत ही सरल भाषा में अपना बहुत ही लो टोन में अपनी बात रखी थी कि ये हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न है। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, इंडिया इतना समझता है श्रीलंका एक इकोनॉमिक क्राइसिस में है, इतना इज वेरी सपोर्टिव नेबर, क्योंकि हमने जब अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया तो हमने उनको डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी गिफ्ट किया, जो इस बात का प्रतीक था उस टाइम पे कि जी हाँ बिल्कुल हम समझ रहे थे कि हम तो 4 महीने से ही अभी इनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन चाइना तो इतना डेट में फंसाया हुआ है, चाइना ने उनको इतनी डेट ट्रैप पॉलिसी की है, वो तो भरते भरते उनकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, पता नहीं डेट खत्म होगा कि नहीं श्रीलंका पे। हमारा 4 महीने का और उनका जो इतना लोन उनसे लिया है वो नहीं कहीं भी मैच कर रहा। तो इंडिया ने इस चीज को ओपनली नहीं कहा, लेकिन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का जो हम उड़े देश का आम नागरिक में जिसे हम 17 पैसेंजर एयरक्राफ्ट यूज करते हैं, हमने उनको गिफ्ट किया, जो पिछले 2 साल से हमसे मांग रहे थे। तो ये इस चीज का प्रतीक है, हाँ हमारे बीच में शायद कंसल्टेशंस हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद ये आप हम्बन टोटा पोर्ट में आप देख सकते हैं, ये युआंग वांग 5 आ गई और यहाँ पे चाइना का फ्लैग और यहाँ पे श्रीलंका का फ्लैग वहां पे फहराया गया, वहां के जो सी फेरर्स थे उनके द्वारा, ठीक है। अब ये आ गई, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये है मिस्टर की जो है ये है एक चाइनीज एम्बेसडर टू श्रीलंका। अब इन चाइनीज एम्बेसडर ने क्या बोला कि देखिए श्रीलंका ने तो बिल्कुल प्रूव कर दिया है कि श्रीलंका और चाइना एक जैसे देश हैं, बिल्कुल जैसा कि हम ताइवान में अपनी सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ये सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, यूएसए को दिखा रहे हैं क्योंकि हम मिलिटराइजेशन कर रहे हैं वहां पे इतना ज्यादा और सब कुछ दिखा रहे हैं, वैसे ही श्रीलंका ने भी दिखा दिया कि उसके जो नियर और फार बुलीज हैं, जो उसके नेबर्स हैं, यानी कि इंडिया नदन नेबर है जो श्रीलंका का, और फार हिडन मीनिंग हम देखें तो फार नेबर ऑब्वियसली आता है यूएसए। वो फिर इनका कहना था चाइनीज एम्बेसडर का कि इससे पता चलता है कि श्रीलंका भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। और बहुत ही सेंसलेस तरीके में सच में इन्होंने वो जो लिखा एक मैगजीन में, बहुत ही सेंसलेसली लिखा था कि देखा श्रीलंका ने प्रूव कर दिया कि वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है और इंडिया बुली करता है, बहुत कुछ ऐसा लिखा। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स इंडिया कैन नॉट टेक इट एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम जस्ट सो हैप्पी, obviously I'm very happy about many Indian missions, but ये जिस तरह से हमारे रिप्लाई आया है aptly put, हमारे इंडियन मिशन ने फिर बहुत aptly रिप्लाई किया ट्वीट करते हुए। आप ट्वीट्स पढ़ सकते हैं, मेरा थंबनेल भी आज का वही है, आप चाहें तो ट्विटर पे जाके देख सकते हैं। इंडियन मिशन का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जिस तरह से चाइनीज एम्बेसडर ने ये चीजें लिखी हैं, ये दिखाता है कि उनमें कोई डिप्लोमेटिक एटिकेट्स नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह से उन्होंने बातें की हैं कि हम सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इंडिया बुली करता है, ये सब वगैरह, वो उनका नेशनल एटीट्यूड है, वो उनका पर्सनल बातें ये दिखाती है कि उनके नेशन का भी एटीट्यूड उतनी ही सोच का है जितना वो बातें कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, इंडिया इज अ वेरी डिफरेंट नेशन माय लॉर्ड, मतलब बहुत ही आप गलत समझ रहे हैं इंडिया को। इंडिया जो आप देश हो ना, वैसा नहीं है इंडिया। इंडिया समझता है कि श्रीलंका में जो हो रहा है, श्रीलंका को प्रेशर की नहीं दोनों कंट्रीज की तरफ से, श्रीलंका को एक्चुअल में बेफालतू अब टारगेट मत करिए। श्रीलंका को अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने की जरूरत है, आप जबरदस्ती सिचुएशन को एस्केलेट कर रहे हैं। तो फिर आज क्या हुआ है, ये तो कल उन्होंने ट्वीट किया, आज अब एक नया स्टेटमेंट आया है, यानी कल रात को आया था
कि हमने पहली बार जब हमने ये ट्वीट कर दिया तो हमसे एक कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, मीडिया ने पूछा हमारे इंडियन मिशन से कि आपने वो ट्वीट किस रेफरेंस में किया था और ये सब क्या। तो इंडिया ने पहली बार, आज तक हम वन चाइना पॉलिसी को रीइटरेट नहीं करते पर मानते तो है ना, लेकिन हमने अभी तक ताइवान में कुछ नहीं बोला था। हम यही कह रहे थे कि डायलॉग से समझा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इंडियन मिशन ने पहली बार मेंशन किया कोट एंड कोट कि हमने ताइवान स्ट्रेट में जो मिलिटराइजेशन हो रही है चाइना द्वारा उसको मद्देनजर रखते हुए, और जो श्रीलंका के एम्बेसडर ने बातें की हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिप्लोमेटिक एटिकेट वाला अपना स्टेटमेंट दिया है ट्विटर पे। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब हमें देखना है कि ये एडिटोरियल क्या कहता है। देखिए, मोर और लेस दिस एडिटोरियल ऑल्सो टॉक्स अबाउट वट एवर आई हैव जस्ट मैंशनड, पर फिर भी अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो हम देखेंगे। तो द वॉर ऑफ वर्ड्स बिटवीन द चाइनीज एम्बेसडर एंड द इंडियन हाई कमीशन इन कोलंबो over the Yuan Wang episode shows that the India-China relationship is unseemingly light in a third country। अब देखिए, पता है इससे क्या हुआ है कि जो होस्ट है श्रीलंका, जो ऑलरेडी एक टफ प्लेस में है, वो मतलब उसको अपने ऊपर ध्यान देने की बजाय दोनों के बीच में वो फंस जाएगा, है ना। और सिग्निफिकेंटली बात ये है कि जो चाइनीज एनवॉय है उसने जिस तरह से इंडिया चाइना टेंशन को, देखिए साफ सी बात है, आपने जानबूझ के ये जियोपॉलिटिकल राइवलरी को कंपेयर कर दिया यूएस और चाइना के रिश्ते में, और इंडिया और चाइना और इंडिया और श्रीलंका के रिश्ते में। आप समझ रहे हैं उन्होंने क्या बोला कि जो ताइवान में हमने बर्दाश्त नहीं किया, यूएसए और चाइना का रिश्ता है, वही श्रीलंका ने इंडिया का बर्दाश्त नहीं किया। इंडिया, श्रीलंका और चाइना और यूएसए, आप क्यों इंडिया श्रीलंका के रिश्ते भी चाइना यूएसए जैसे बनाने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल साफ पता चल रहा है आप जानबूझ के, इतनी टोन हाई करने की जरूरत थी नहीं, कोई बात ही नहीं थी, हम तो चुप बैठे हैं तब से लेके अभी तक, क्यों बार बार लगे हुए हो? तो दिस इज एक्चुअली अ सिग्नल जो चाइना हमें जानबूझ के देने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं क्या रीजन है कि वो हमसे अपनी टेंशन एस्केलेट करना चाहते हैं। आज एक बुक रिव्यू भी आया है जो इस बारे में बात करता है चाइना और इंडिया के रिलेशंस के बारे में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू मस्ट रीड बुक रिव्यूज एटलीस्ट, कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स के। तो ठीक है, तो फिर उसमें यही सब कुछ लिखा है, और इन्होंने ये चीज़ लिखा है कि जो जिस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो डेफिनेटली ये बहुत ही गलत पिक्चर में पोर्ट्रे करता है चाइना को। सच में बहुत ही गलत इंप्रेशन गया है ग्लोबल कम्युनिटी पे कि इनमें सच में डिप्लोमेटिक एटिकेट्स नहीं है डेफिनेटली। और देखिए, दिल्ली की अप्रोच अभी तक क्या रही है कि हम अपनी डिफिकल्ट रिलेशनशिप जो बीजिंग के साथ हैं उनको हम सेपरेटली हैंडल करते हैं, बाइलैटरली। इंडिया और चाइना का रिश्ता अलग है, और इंडिया और बाकी क्वाड मेंबर्स का, यूएसए के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ हम अलग अलग डील करते हैं। हम कहीं भी नहीं कहते, हमने आज तक कभी भी ऐसी इंटेंस स्टेटमेंट्स जो क्वाड कंट्रीज यानी कि यूएसए वगैरह देती है, हमने अपनी तरफ से कभी रिलीज नहीं करी। अभी जब हम जॉइंट डिक्लेरेशन भी साइन करते हैं उसमें अगर कुछ चाइना के खिलाफ बहुत बुरा लिखा होता है तो इंडिया उसको साइन नहीं करता, क्योंकि हम इन तरह की बातों को नहीं एस्केलेट करना चाहते। तो इस तरह के एटीट्यूड को जो इंडिया ने आज तक रखा है उसने काफी हेल्प किया है कि हम इंडिया के बॉर्डर इशू को, ये जो ग्रेट पावर रेस जो चल रही है सुप्रीमेसी की यूएसए और चाइना के बीच में, उसमें हमारा बॉर्डर इशू ना घुसा दे, एक और एलिमेंट ना ऐड कर दे और हम प्रॉक्सी की तरह एक्ट करते रहें। यूएस चाइना की वो चल रही है, हम ऐसे ही पिस जाएं बीच में एक छोटी कंट्री बन के। तो ये चीज़ हमने आज तक अवॉइड की है, और यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है। This is why Delhi has appeared more restrained than many Western countries in pronouncements on चाइना। अब देखिए, हाँ बिल्कुल, हमारा जो रिश्ता है वो एक बहुत ही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा है इंडिया चाइना का, यही एस जयशंकर जी ने भी कहा था थोड़े दिन पहले। लेकिन अब ये जो ताइवान इशू पे जो इंडिया ने एक्सप्रेस कंसर्न किया है कि ये सब स्टेटस को वगैरह होना चाहिए, डी एस्केलेशन ऑफ टेंशन होनी चाहिए, अब इसको हमने कह दिया कि ये ताइवानीज मिलिटराइजेशन हो रही है चाइना द्वारा। ठीक है, तो अ लिटिल बिट ऑफ डेविएशन इन आवर फॉरेन पॉलिसी, और यही सब कुछ यहाँ पे बार बार घुमा फिरा के लिखा है। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि अगर जो बीजिंग जिस तरह की लाइट में खुद को प्रपोज कर रहा है, इट सीम्स दैट हिज इंटेंशन वाज आल्सो टू डीरेल इंडिया श्रीलंका टाइज, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज मेंशन्ड हियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ओके,
अब देखिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी तक हम पढ़ते हैं इंडिया जापान पार्टनरशिप, बहुत कुछ हम पढ़ते हैं, लेकिन इंडिया जापान पार्टनरशिप अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, इंडिया जापान पार्टनरशिप इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल बोनहोमी, इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बोनहोमी, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट दो एलिमेंट्स लिख सकते हैं। एक तो बुलेट ट्रेन का, एक तो मारुति सुजुकी का। देखिए मारुति सुजुकी ने अब फाइनली अपने 40 साल, मारुति सुजुकी इन द सेंस सुजुकी जो है वो जापानीज उनका काउंटर पार्ट है, मारुति जो है वो इंडियन काउंटर पार्ट है ना। तो जो सुजुकी है उसने अब फाइनली 40 साल हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग अपना जो टेन्योर है उसे कंप्लीट किया है। तो नरेंद्र मोदी जी जो संडे को उन्होंने काफ़ी इसी बात पे स्पीच देते हुए कहा है कि इंडिया देखिए क्या चाहता है कि हम सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स, यही हमारा टारगेट भी है ना। तो इनको ये कहते हुए कहा है, अब ये कहाँ पे मतलब फाउंडेशन स्टोन एक्चुअली रख रहे थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो किसकी है, जापानीज ऑटोमोबाइल जाइंट सुजुकी मोटर्स की। तो यही सब कुछ बात चल रही थी। तो उसके टाइम पे इन्होंने कहा है देखिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो पता है कि सबसे ज्यादा एक बिग चंक ऑफ एनर्जी कंजम्पशन कहाँ जाती है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, है ना। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा इनोवेशन और एफर्ट्स डालना कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो एनर्जी कंजम्पशन जा रही है वो रिन्यूएबल जाए, है ना। अब देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है, इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह की बात हो रही है। और इन्होंने कहा है कि जो द सक्सेस ऑफ मारुति सुजुकी इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान। अब बुलेट ट्रेन और ये एग्जाम्पल जरूर लिखना है आपने कभी भी कुछ ऐसा हो तो। वैसे ही इन्होंने ये बताया है कि लास्ट 8 ईयर्स में जो रिलेशनशिप है हमारी कंट्रीज की, इसने बहुत ज़्यादा न्यू हाइट्स अटेन की है। जैसे बुलेट ट्रेन जो महाराष्ट्र, गुजरात और रुद्राक्ष सेंटर बनारस जो उत्तर प्रदेश में है, ये एग्जाम्पल है जो चली है कि हमारी पार्टनरशिप कितनी स्ट्रॉन्ग है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द हिंदू के आर्टिकल्स नाउ। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपको आज एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए मिलेगा कि इंडिया श्रीलंका की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो हम इंडिया श्रीलंका के बीच में एक फिशरमैन इशू है, बहुत ही वाइटल है, काफ़ी आपको समझना ज़रूरी है। एक हिस्ट्री क्या है इसकी और क्यों ये चीज़ें अराइज हुई है। लेकिन उससे पहले मैं कर्सरी रीडिंग दे देती हूँ इस पैराग्राफ की। ओके, अभी 6 फिशरमैन जो हैं, जो इंडियंस हैं, जो रामेश्वरम हार्बर के वहाँ पे उनको अरेस्ट कर लिया गया है श्रीलंकन नेवी द्वारा। तो उनको मतलब काफ़ी एलेज की है, उन पे ये एलिगेशंस लगाई हैं कि फिशिंग कर रहे थे हमारे वाटर्स में, श्रीलंका ने ये कहा है। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये पूरा इशू है क्या। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द PDF फॉर दिस। ओके, दिस इज हियर। ऑलराइट, अब देखिए क्या है पूरा इशू ये। अब आप देख रहे हैं कि क्या है जो इंडिया और श्रीलंका का फिशरमैन इशू है, ये बहुत बहुत सालों पुराना डेट करता है। कैसे डेट करता है, क्योंकि जो इंडियन और श्रीलंकन फिशरमैन हैं वो पाक बे, आप पाक बे देख सकते हैं, ये एरिया, ये इंडिया का और ये श्रीलंका, और इसके बीच में जो एरिया है इसे पाक बे कहते हैं। तो पाक बे में, हम पाक बे एरिया में सेंचुरी से इंडियन फिशरमैन, श्रीलंकन फिशरमैन वहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कब अराइज हुई, जब एक मेरीटाइम अग्रीमेंट हुआ इंडिया और श्रीलंका के बीच में 1974 में। इस 1974 मेरीटाइम बॉर्डर अग्रीमेंट को लेकिन लाया तो गया, लेकिन इसने फिशिंग को किसी भी साइड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया, ठीक है। मतलब जैसे फिशिंग इससे पहले चल रही थी वैसे ही फिशिंग चलती रही। लेकिन 1976 में क्या हुआ, दोनों ही कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ कुछ लेटर्स एक्सचेंज किए। तो इंडिया और श्रीलंका ने इन लेटर्स के द्वारा अग्री कर लिया कि हम एक दूसरे के वाटर्स में, एक दूसरे के टेरिटोरियल वाटर्स में फिशिंग अपने यहाँ के फिशरमैन की बंद करवा देंगे, ठीक है। अब 1974 से 1976 के बीच में काफ़ी ट्रीटीज भी साइन हुई दोनों के बीच में, जिससे डिमार्केट कर ली गई इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, ठीक है। अब देखिए, अब आपको मैं अगर एक बात बताऊं ना, तो जो पाक स्ट्रेट के बारे में एडिशनली आपको पता होना चाहिए वो ये है कि ये पाक स्ट्रेट को हम टू नेशन पॉन्ड भी कहते हैं। टू नेशन पॉन्ड मतलब कि किसी भी तरह का थर्ड नेशन,
इधर आके फिशिंग नहीं कर सकता, या इधर आके कोई भी अपनी मैरीटाइम एक्टिविटीज शिपिंग वगैरह नहीं कर सकता। ये जो पार्क स्ट्रेट है ये अनक्लॉज, जैसे कि आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, उसके तहत ये रूल्स कहते हैं कि अगर कोई 2 नेशन पॉन्ड है तो कोई एक्सक्लूसिवली वो 2 नेशंस के ही बीच की बात है। ठीक है, तो अब आपको मैं एक बात बता दूं, मैरीटाइम बाउंड्री साइन हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन फिशरमैन नो बाउंड्री है ना, उनको कुछ नहीं पता, उनको नहीं पता कि ये किसका बाउंड्री है किसकी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मतलब फिर क्या एग्जैक्टली चला क्या नहीं है। ओके, तो फिर क्या हुआ जब ये सब कुछ हुआ बाउंड्री, लेकिन फिशिंग फिर भी इधर उधर चलती रही बहुत सालों तक। फिर उसके बाद लेकिन आता है टाइम 1983 का। 1983 वो टाइम है, अगर आपने मेरा श्रीलंकन वॉर, जो श्रीलंकन सिविल वॉर वाला मैंने समझाया था, तो मैंने बताया था कि तब वो वॉर ब्रेकआउट हुई थी। उस वॉर में क्या हुआ था, उस वॉर में जो सिन्हालीज मेजोरिटी थी, उन्होंने जो गवर्नमेंट, सिन्हाली मेजोरिटी गवर्नमेंट थी, उन्होंने अटैक किया था इलम LTTE के ऊपर। तो क्योंकि वो तमिल माइनॉरिटी जो है वहाँ की श्रीलंका की, वो एक नॉर्दर्न साइड में अपनी एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहते, तो ये काफ़ी लड़ाई चली। तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, इंडियन फिशरमैन के मजे हो गए। क्यों मजे हो गए? क्योंकि उस टाइम पे श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या कहा, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था मेरीटाइम एरियाज में जाके फिशरमैन का कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट करना, क्योंकि सिक्योरिटी इशूज थे बहुत सारे, इसीलिए वो किसी भी तरह का ऐसी तरह की चीज़ों को रोकना चाहते थे। तो 1983 से 2009 तक तो इंडियन फिशरमैन को कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि 2009 तक 26 साल तक वो सिविल वॉर चलती रही। 2009 तक आराम से वो उनके पानी में जाते थे। देखिए पता है क्या है, जो इंडियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, वो काफ़ी डिप्लीट हो चुका है रिसोर्सेज में, in terms of fish, in terms of other materials, other जो natural resources वो जाते हैं जिनकी कैच करने, तो इसीलिए उनको श्रीलंकन वाटर्स में अपना कैच करना पड़ता है। तो लेकिन क्या हुआ 2009 में, फिर 2010 में फिर दोबारा सरकार मतलब स्टेबलाइज हो गई, सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हुई, तब से लेके अभी तक हम काफ़ी कंसर्न्स हैं। फिर बीच में क्या हुआ कि बीच में ये बात हो गई कि श्रीलंका ने बैन कर दिया बॉटम ट्रॉलिंग को। अब इंडियन फिशरमैन है, उनके पास पता है ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं थी उस टाइम पे। ये आप देख रहे हैं बॉटम ट्रॉलिंग, यही हम ट्रॉलर्स ही हमारे इंडियन फिशरमैन यूज़ करते हैं। ये इससे क्या होता है, आप बिल्कुल जो ऊपर नेट होता है ऊपर से बिल्कुल नीचे सी फ्लोर पे फेंकते हो, और नीचे का जितना भी वो होता है ना मरीन रिसोर्सेज होते हैं वो इसमें आ जाता है। इससे क्या होता है, आपने पकड़नी तो फिश है, और भी कितने इंपॉर्टेंट मैरीटाइम रिसोर्सेज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शेल्स हैं, इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं जो जी रहे होंगे, वो भी साथ में आ जाते हैं, और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी इन्फ्रिंज होने लग पड़ती है। श्रीलंका ने लेकिन उनको बैन किया हुआ, लेकिन इंडियन फिशरमैन ये यूज़ करते हैं, तो उनको और ज़्यादा इस चीज़ से दिक्कत होने लग पड़ी। तो इसीलिए अब ये जो वहाँ की पुलिस है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ के फिशरमैन को पकड़ने लग पड़ी। तो तब से लेके अभी तक जब भी कोई ऐसे इंडियन फिशरमैन होता है वहां जाता है, तो ये लोग उसको अब पकड़ लेते हैं अपनी बाउंड्रीज में, वहां पे फिश कैच नहीं करने देते। बेसिक इशू यही है कि इंडियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ काफी डिप्लीट हो चुका है फिशरीज के रैंक में, इसीलिए वहां उन्हें जाना पड़ता है। और अगर बात करें इसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, काफ़ी स्टेप्स हैं। जैसे तमिलनाडु ने डीप सी फिशिंग वो लेके आई हैं शिप्स, जब ताकि ट्रोलिंग जो है, जो ट्रोलिंग करते हैं, नेट फेंकने वाली चीज़ बंद हो जाए और उन्हें वहां ना जाना पड़े। पर अभी ये मुद्दा तब तक सॉल्व नहीं हो जाता जब तक उनको कोई अग्रीमेंट नहीं ऐसी होती कि फिश, जब इतना फिश कैच मिल ही नहीं रहा तो वो खुद को सस्टेन कैसे करेंगे। सो लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली सिचुएशन अनफोल्ड्स। इंडिया चाइना आर अलाइज ऑफ वियतनाम। देखिए वियतनामीज जो एम्बेसडर हैं वो 4 साल बाद इंडिया में पोस्ट होने के, अब ही इज सीइंग अस ऑफ, तो उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और चाइना जैसे हैं, हम दोनों ही मतलब दोनों ही कंट्रीज हमारे एक दोस्त हैं, दोनों में हम कोई फर्क नहीं करते। इन्होंने यही बात कहने की कोशिश की है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर जो इन्होंने मेंशन किया है कि इंडिया और जो वियतनाम है, इंडिया और वियतनाम का यूरोप के मामले में, यूरोप में यानी ये जो यूक्रेनियन क्राइसिस चल रहा है उस पे इंडिया और वियतनाम का सेम स्टैंड है, मिडिल पाथ और बुद्धा पाथ। आपको पता है वियतनाम एक बुद्धिस्ट डोमिनेटेड रीजन है। मध्यम मार्ग आपको पता है बुद्धा का वो था, जो मिडिल मीन निकालना हर चीज का। तो वही उन्होंने कहा है कि बातचीत सुलह करके एक मिडिल अग्रीमेंट निकाला जाए, ना जिसमें रशिया जीते ना ही यूक्रेन जीते। यही हम दोनों का स्टैंड है, इंडिया और वियतनाम का। और एक और चीज़ जो इन्होंने बोली है, इंडिया और वियतनाम की डिफेंस कॉपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छी है। जैसे हमारे बीच में एक मिलन एक्सरसाइज होती है, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज, और वही कुछ उन्होंने बोला। इनफैक्ट हमारी डिफेंस कॉपरेशन इतनी अच्छी है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि वियतनाम की हिस्ट्री में
उन्होंने अपने 45 ऑफिशियल्स को इंडिया में भेजा है ताकि हम यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए उनके ऑफिशियल्स को ट्रेन कर सके, विच इज़ वेरी नाइस। फिर ये जब ट्रेन हो जाएंगे इनको साउथ सुडान में डिप्लॉय किया जाएगा। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने पता क्या मेंशन की है, जो वियतनाम है वो 4 नोज को फॉलो करता है, मतलब कि वो किसी भी नो नॉट टू ज्वाइन एनी मिलिट्री अलायंस, किसी मिलिट्री ब्लॉक को कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, नॉट टू गो विद वन कंट्री टू फाइट अनदर कंट्री। अगर कोई 2 कंट्रीज हैं, एक कंट्री दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए जा रही है तो उस कंट्री को कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। नॉट टू अलाउ लैंड टू बी यूज्ड बाय अनदर कंट्री, और अगर कोई लड़ाई चल भी रही है तो अपने लैंड को उस चीज़ के लिए यूज़ नहीं करने देंगे। एंड नॉट टू यूज़ फोर्स, कभी भी फोर्स का यूज़ नहीं करेंगे, विच इज़ एक्चुअली समथिंग वेरी नाइस। आई गॉट टू नो आज ही ये चीज़ पढ़ के, 4 नोज वाली चीज़, आई नेवर न्यू अबाउट इट। ओके, फिनेंशियल इंक्लूजन विल स्पर ग्रोथ। देखिए, फिनेंशियल इंक्लूजन विल स्पर ग्रोथ से समझने से पहले सबसे पहले तो आपको फिनेंशियल इंक्लूजन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिनेंशियल इंक्लूजन की एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन ये है, इट इंश्योर्स एक्सेस टू फिनेंशियल सर्विसेज एंड टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट वेयर नीडेड बाय वल्नरेबल ग्रुप्स। अब मैंने इसमें 3 बातें बोली, एक्सेस, फिर मैंने बोला कि टाइमली, मतलब जब टाइम पे उन्हें चाहिए, आप कह रहे हो चाहिए उनको आज है, दुकान उनको छोटी सी अपनी आज खोलनी है जिसके लिए लोन चाहिए, आप कह रहे हो नहीं जी अगले साल ले लेना। और एडिक्वेट, मतलब जितना उनको चाहिए आप उतना प्रोवाइड करो, ये नहीं कि वो मांग रहे हैं 1 लाख, आप कहते हो नहीं जी 10,000 ले लो, आप उससे भी छोटी शॉप खोल लो। तो एक्सेस यानी कि पहली बात तो ऐसा वो उनका रीच हो, वो जा पाए अपना क्रेडिट लेने का। एक्सेस कैसे आएगा? बैंक अकाउंट खुलने से पहले, सबसे पहले तो एक्सेस आता है फाइनेंशियल सर्विसेज का। फिर टाइमली, मतलब जिस टाइम पे उन्होंने माना है ज़्यादा लेट किए बिना उनको लोन दिया जाए। एडिक्वेट, जितना अमाउंट उन्हें चाहिए उतना एग्जैक्टली। तो 3 A's जो है, अगर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के आपसे कोई पूछे व्हाट आर द 3 A's ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, फर्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी, जो आता है बैंक अकाउंट खुलने से। थर्ड इज अफोर्डेबिलिटी, मतलब लोन लेना भी अफोर्डेबल है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ना हो, कुछ फालतू ऐसी चीज़ ना हो। थर्ड इज अवेलेबिलिटी, मतलब जितना अमाउंट वो मांग रहे हैं लोन के रूप में आप उतना एडिक्वेटली दें तो ठीक है। सो एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। अब देखते हैं इसमें निर्मला सीतारमन जी ने क्या कहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टूवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, जिससे क्या इंश्योर होता है, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस की इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें इन्होंने क्या बोला है, किसकी सक्सेस को मेंशन किया है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कब से चल रही है, अगस्त 28, कल भी अगस्त 28 थी लेकिन 2014 से चल रही है, इसीलिए इन्होंने उसको सेलिब्रेट करते हुए इसकी सक्सेस को ये स्टेटमेंट कही है। तो इन्होंने बोला कि हम इतने पीएम जन धन योजना से इतने सक्षम हुए हैं कि हमने 46 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोले हैं, जिसमें अगर डिपॉजिट बैलेंस की बात की जाए, दिस इज अ फैक्ट यू मस्ट रिमेंबर, जिसमें अगर डिपॉजिट बैलेंस की बात की जाए इट्स अराउंड रुपीज 1.74 लाख करोड़ रुपीज। और ये सब कुछ उन्होंने बात किया है कि 56% इसमें से विमेन है जनधन अकाउंट होल्डर्स, विच इज़ एक्चुअली ग्रेट। और यही सब कुछ इन्होंने 8th एनिवर्सरी जो है फ्लैगशिप स्कीम की उस पर बात की है। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री जनधन जो योजना है, अच्छी बात है, कोविड के टाइम पे भी इन पे 500 रुपये आया था महीने के महीने, कुछ ड्यूरेशन के लिए, अच्छा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कुछ फ्लॉज भी हैं, कुछ कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे कि आपको एक चीज़ तो अच्छी पता होगी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ ₹10,000। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, आपके बैंक अकाउंट में चाहे पड़ा हो 20,000 लेकिन आपको 30,000 विड्रॉ करना है क्योंकि आपको कुछ बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया और आपको उसके लिए पैसे चाहिए। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत आप 30,000 निकाल सकते हो, जबकि आपके अकाउंट में सिर्फ 20,000 है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है 10,000 रुपए की, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन चैलेंज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि जनधन अकाउंट्स का मिसयूज किया जाना बाकी थर्ड पार्टीज द्वारा। आप समझ रहे होंगे इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, अगर आपको डीमोनेटाइजेशन का टाइम याद हो तो बहुत सारे जो कैपिटलिस्ट लोग थे, ठीक है, उनके जो वर्कर्स वगैरह थे जिनके पास पीएम जनधन अकाउंट था, और उनके अकाउंट्स में उन्होंने अपना ब्लैक मनी वहाँ पे डिपॉजिट करवा दिया गया था और कोई एक्चुअल में इंस्पेक्शन नहीं हुई इस चीज़ की। तो ये एक चीज़ है जिनको अपना थोड़ा सा ब्लैक मनी वो करना होता है, थर्ड पार्टीज अपने वर्कर्स और अपने वहाँ पे जितने भी एड्स होते हैं उनके अकाउंट में डलवा देते हैं। फिर है डुप्लीकेशन ऑफ अकाउंट्स,
मतलब देखिए इसको एम है फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब पता है क्या होता है, जिसका कभी बैंक अकाउंट ना हो उसका बैंक अकाउंट खोलना। देखिए इलीगल नहीं है, आपके भी किसी बैंक में अकाउंट होंगे, फिर दूसरे में भी होंगे, तीसरे में भी होंगे, 3-4 बैंक अकाउंट हो सकते हैं, इलीगल नहीं है बैंक अकाउंट एक से ज्यादा होना। पर फिनेंशियल इंक्लूजन का मुद्दा नहीं सॉल्व हो रहा ना। फिनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है जिसके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, जिसकी एक फिनेंशियल प्रेजेंस ही नहीं है कोई, उसको फिनेंशियल प्रेजेंस देना। लेकिन आप डुप्लीकेशन अकाउंट करते रहोगे, फिर आप कह दो ये मैंने 4.6 करोड़ अकाउंट बैंक अकाउंट खोल दिए। प्लीज लुक इनटू दिस इशू राइट। तो ये इशू को आप डील करने की कोशिश करिए। तो ये डुप्लीकेशन ऑफ अकाउंट, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट कितने सारे तो जीरो अकाउंट्स हैं, उसमें जीरो बैलेंस पड़ा हुआ है, कितने सारे बस खुल गए हैं, खुलने के नाम पे आपने फिनेंशियल प्रेजेंस उसकी ले आई, लेकिन ना वो उसमें कोई डिपॉजिट करते हैं, ना उनको पता है उसका यूज क्या है, बस आपने उनको अच्छा फील करवा दिया आपका बैंक अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया। बेचारे लोग कहीं तो इसी में खुश हो जाते हैं, उनको ये नहीं बता रहे कि सेविंग हैबिट्स क्या होती हैं, क्यों सेव करना होता है, इससे इंटरेस्ट मिलेगा आपको, ये मिलेगा, कुछ बताओ तो, अवेयरनेस तो क्रिएट करो, फिनेंशियल लिटरेसी तो लेके आओ। सो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर। पुलिस बिगेन प्रोब इनटू पॉक्सो केस अगेंस्ट सियर। देखिए पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर हम पॉक्सो को डिस्कस करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो पॉक्सो को डिस्कस करने से पहले देखिए हुआ क्या है। मैसूर की जो पुलिस है, यानी कि कर्नाटका की बात कर रही हूँ, उन्होंने एक केस रजिस्टर किया है। अभी पुलिस को आप याद रखिएगा, पुलिस क्यों आई है पॉक्सो के अंडर, क्योंकि पुलिस का ही सारा काम है पॉक्सो में, ठीक है। तो इन्होंने पॉक्सो के यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत उन्होंने एक केस रजिस्टर किया है। किनके अगेंस्ट? एक सियर है, मुरुगा मठ के सियर हैं शिवमूर्ति मुरुगा, उनके अगेंस्ट जो चित्रदुर्गा की जो पुलिस है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी है। और 2 लड़कियां हैं जिन्होंने इनके अगेंस्ट केस चार्ज किया है, बताया है कि उन्होंने उनको सेक्सुअली हरास किया है। तो उसके तहत ये काफ़ी सारी चीज़ें उभर के आ रही हैं। अब देखिए जो 2 लड़कियां हैं उनमें से एक जो है शी इज़ अ दलित, ओके। एंड अब साथ में दलित भी है, पॉक्सो एक्ट भी लग रहा है, माइनर भी है, और साथ में फिर दलित के साथ साथ फिर आपको पता है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट लगेगा, विच इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस। अगर इतनी सारी मल्टीपल लेयर्स ऑफ आप उसमें फंस गए तो थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर दिस स्पिरिचुअल पर्सन whoever he is। और इनकी बात अगर हम की जाए तो ये सारी, आप देखिए ये जब सामने आया मुद्दा के सेक्सुअल हरासमेंट के केस, तो 2 तरह, देखिए हमें नहीं पता क्या केस है। ये कह रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है जिसका मुझे एक छोटा सा पॉन बनाया जा रहा है, देखते हैं क्या होता है, लेट्स नॉट कंक्लूड एनीथिंग। लेकिन 2 तरह की प्रोटेस्ट सामने देखने के लिए मिल रही है। एक ग्रुप ये कहता है, जो बाकी सीयर्स जो हैं उनका, बाकी पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने मिलकर काफ़ी प्रोटेस्ट किया कि एलिगेशंस जो लगाई जा रही हैं सीयर के ऊपर ये फॉल्स हैं, बेसलेस हैं, एंड ही शुड नॉट बी अरेस्टेड। फिर एक और ग्रुप है आम जनता का, वो कह रहे हैं कि एक फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोब होना चाहिए, सरकार का इनको सपोर्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक फेयर प्रोब ना कंडक्ट हो। ओके, तो अब हमें देखना है पॉक्सो के बारे में। व्हाट इज पॉक्सो, कब आया गया था? तो अगर हम पॉक्सो एक्ट की बात करें तो इट केम अप इन 2012, ठीक है। ये किसको प्रोटेक्ट करने के लिए आया? माइनर्स को सेक्सुअल असॉल्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने का। अब देखिए मैं एक चीज बोलूंगी, दे प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एज्ड लेस देन 18 फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट। मैंने चिल्ड्रन बोला, मैंने गर्ल्स क्यों नहीं बोला, मैंने विमेन क्यों नहीं बोला? आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि ये जो एक्ट है जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। ये चीज अपने माइंड में रखता है, ये एक्ट के जो सेक्सुअल असॉल्ट है सिर्फ लड़कियों के ही अगेंस्ट नहीं होता, लड़कों के भी अगेंस्ट होता है, कोई और जेंडर है उनके अगेंस्ट भी होता है। सो इट इज अ जेंडर न्यूट्रल एक्ट विच इज फिनोमिनल। क्योंकि अगर हम IPC की बात करें, इंडियन पीनल कोड की, इट इज नॉट जेंडर न्यूट्रल। उनको लगता है कि सिर्फ जितने भी माइनर्स के अगेंस्ट अगर सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है वो गर्ल्स ही होती हैं, तो उसमें स्पेसिफिकली गर्ल्स मेंशन्ड है वर्ड। आई होप यू गेट माई पॉइंट, है ना। तो अगर हम बात करें कि क्या डेफिनेशन है, जैसे कि मैंने बताया, अ चाइल्ड जो भी बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज है, इनकी चाइल्ड की डेफिनेशन ये है, ठीक है। तो अगर हम बात करें किस तरह के सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करता है, तो बहुत सारे तरह के सेक्सुअल अब्यूज़ को ये डिस्टिंक्टली मेंशन करता है, जैसे पेनिट्रेटिव एंड नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी, ये उसको भी एक असॉल्ट के रूप में या फिर एक ऑफेंस के रूप में मेंशन करता है। ओके अगर देखिए कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हैं जिसको ये एग्रीवेटेड टर्म करता है। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट किन तरह के सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं? देखिए
किसी ऐसे बच्चे के साथ गलत करना जो मेंटली ही स्टेबल नहीं है। आप समझ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनकी मेंटल एज अपनी एज से भी कम होते हैं, ADHD चिल्ड्रन, ऑटिस्टिक होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे, उनके साथ गलत करना इज एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। ओके, या फिर इस तरह का सेक्सुअल अब्यूज करना किसी फैमिली मेंबर के द्वारा, मतलब कोई a person who is in a position of trust or authority like a family member, पुलिस ऑफिसर द्वारा, टीचर द्वारा, डॉक्टर द्वारा, आप समझ रहे हैं, किसी ऐसे इंसान द्वारा किसी माइनर के अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट किए जाने को भी एग्रेवेटेड सेक्सुअल ऑफेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब ये एक्ट उसको ऐसे मेंशन करता है। और अगर हम बात करें इसमें, मैंने क्यों बोला कि पुलिस का रोल आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि पुलिस को ही ये एक्ट बताता है कि आप चाइल्ड के प्रोटेक्टर हैं। पुलिस इज एक्चुअली acting in the role of child protectors during the investigative process। investigative process के दौरान पुलिस पर्सोनल को जब रिपोर्ट आती है सेक्सुअल अब्यूज की एक चाइल्ड की, तो उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अर्जेंट अरेंजमेंट्स तैयार करें बच्चे की केयर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाएं उस बच्चे को, और अगर उसके पास कोई रहने का जगह नहीं है तो शेल्टर होम में भेजना उसको। फिर क्या करती है पुलिस, वो मैटर को लेके आती है चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के सामने। यहाँ पे भी लिखा है their statements were recorded before the child welfare committee and district police। तो ये यही करती है पुलिस, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी उनकी स्टेटमेंट्स लिखवाती है। अगर हम और सेफ गार्ड्स की बात करें तो जो एक्ट है वो बहुत सारी प्रोविजंस ऐसे बनाता है कि बच्चे का दोबारा रीविक्टिमाइजेशन ना हो एट द हैंड्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। वो ये चीज़ इंश्योर करने की कोशिश करता है, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि पूरा प्रोसेस एक चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में वो होना चाहिए, कंडक्ट होना चाहिए। मतलब जुडिशियल सिस्टम में भी कुछ ऐसा ना हो जिसकी डिग्निटी, प्रिवेसी या किसी बच्चे को इमोशनल डिस्ट्रेस में ले आए। इसीलिए स्पेशल कोर्ट्स होते हैं जो कंडक्ट करता है ट्रायल को इन कैमरा, लेकिन रिवील नहीं की जाती कभी भी आइडेंटिटी, कोई भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ वो बच्चा होगा, उसका प्रोसिक्यूटर होगा साथ में, और जो वो है अक्यूज्ड का जो है लॉयर वो होगा। जिससे क्या होता है कि कोई भी बाहर वाले बंदे, जैसे ओपन कोर्ट्स में क्या होता है कि कोई भी आके केस की सुनवाई कर सकता है, लेकिन ऐसे बच्चे को कोई इमोशनल डिस्ट्रेस ना हो जाए, इसीलिए इंश्योर किया जाता है कि एक चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में जुडिशियल सिस्टम भी वर्क करे। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अगर मैं IPC और पॉक्सो के बारे में, जैसे कि मैंने जेंडर न्यूट्रलिटी का आपको डिफरेंस बताया, तो एक और डिफरेंस अगर मैं बता दूं तो जो डेफिनेशन ऑफ असॉल्ट है या फिर कोई क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज और मॉडेस्टी, ये IPC में जेनरिक है काफ़ी, लेकिन पॉक्सो में बहुत ही डिस्टिंक्टली और एक्सप्लिसिटली मैंशनड है कि टचिंग वेरियस पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स एंड डूइंग एनी अदर एक्ट विच इन्वॉल्व्स फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन, इनको भी सेक्शुअल असॉल्ट की कैटेगरी में लिखा गया है। उसमें एक जेनरिक लिख दिया, असॉल्ट और क्रिमिनल ऑफेंस टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज और मॉडेस्टी, लेकिन किन तरह का असॉल्ट इसमें इसीलिए स्पेसिफिकली पॉक्सो में मेंशन है कि टचिंग प्राइवेट पार्ट्स या किसी भी और तरह का फिजिकल कॉन्टैक्ट पेनिट्रेशन के बिना उसे सेक्शुअल असॉल्ट कहते हैं। ओके, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। देखिए क्या हुआ है कि मैं आपके साथ एक डिस्कस करूंगी विसल ब्लोअर्स का इशू एथिक्स के पर्सपेक्टिव में। क्या मैंने, अगर आपको याद होगा, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी ऐसा है जो मेरे साथ फर्स्ट वीडियो से जुड़ा हुआ है। मेरी फर्स्ट या सेकंड वीडियो वाज अबाउट विसल ब्लोअर्स एक्ट ओनली। तो विसल ब्लोअर्स एक्ट को मैंने उस दिन डिस्कस किया था, एडवर्ड स्नोडन का केस डिस्कस किया था, ऊबर का केस डिस्कस किया था। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि विसल ब्लोअर्स के बारे में क्या एथिकल डिलेमास है और अब क्या चीज़ सामने आई है। ओके, अब देखिए उससे पहले मैं एक कर्सरी रीडिंग दे देती हूँ। अब देखिए विसल, पहली बात तो विसल ब्लोअर कौन होता है। विसल ब्लोअर कोई भी, विसल ब्लोइंग का मतलब होता है कॉलिंग अटेंशन टू रॉन्ग डूइंग हैपनिंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी तरह का करप्शन, कोई भी गलत चीज़ें, रूल्स का फॉलो ना किया जाना, प्रिवेसी की इन्फ्रिंजमेंट, कुछ भी अगर ऐसे तरह का रॉन्ग डूइंग्स हो रही हैं उसको सरफेस पे लेके आना, यू कॉलिंग अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर रॉन्ग हैपनिंग इज नोन एज विसल ब्लोइंग। और जो इंसान ऐसा करता है, जो भी एम्प्लॉय अंदर का हो, वो ऐसा जो करता है उसे विसल ब्लोअर कहते हैं। ठीक है, वैसे तो कोई और भी हो सकता है पर मोस्टली एम्प्लॉय होता है क्योंकि उसी के अंदर की बातें पता है सारी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एक विसल ब्लोअर जो ट्विटर का एम्प्लॉय हुआ करता था, उसने ये चीज़ डिस्क्लोज की है जिसका नाम है पीटर मुडगे जैटको, उनका नाम है, जो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे ट्विटर के। उन्होंने ये चीज़ लिखी है कि इंडिया ने क्या किया है कि अपने एक एजेंट को फोर्सफुली इंडिया की गवर्नमेंट ने ट्विटर के उसमें ले आया, जिसके पास क्या है कि देखिए इन्होंने क्या कहा है
कि the Indian government forced Twitter to hire specific individuals who are government agents who, because of Twitter's basic architectural flaws, who have access to vast amounts of Twitter sensitive data. देखिए, क्योंकि देखिए इनका बेसिक मुद्दा ना कुछ भी हो सकता है, क्या पता ये इंडियन गवर्नमेंट पे हिंट हो, या फिर क्या पता ये हिंट हो ट्विटर पे सिर्फ। देखिए इन्होंने ये कहा है ट्विटर का, क्योंकि आर्किटेक्चर ही इतना फ्लॉड है, इनको यही नहीं पता प्रिवेसी कैसे बचाई जाती है, इनका कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। इसलिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी जो लास्ट ईयर अपनी 2021 जनवरी के अराउंड अपनी ये लेके आए थे, या आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, ये सोशल मीडिया का जो इंटरमीडिएटली गाइडलाइंस आई थी, रूल्स आए थे, उसके तहत क्या है, अब एक ग्रीवेंस ऑफिसर को जो इंडिया का ही होगा उसको बिठाना बहुत जरूरी हो गया है सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी में, ठीक है। तो वो जो गवर्नमेंट एजेंट होते हैं बेसिकली उनको अब एक्सेस मिल जाता है जितना भी ट्विटर सेंसिटिव वास्ट डेटा है, प्राइवेट डेटा है, उनको। अब देखिए इसमें लेकिन इन्होंने इंटेंट क्लियर नहीं किया कि क्या वो एजेंट इसका गलत फायदा उठा रहा है इंडिया का या क्या। उन्होंने बस शायद ये कहने की कोशिश की है कि ट्विटर का आर्किटेक्चर इतना फ्लॉड है, वो एक्सेस दे देता है। अब इसका क्या है क्या नहीं, इससे ज्यादा इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया इस विसल ब्लोअर ने, ठीक है। और अगर हम बात करें कि दैट इज वाई अ क्लैरिफिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑन हिज पार्ट एंड ऑन द गवर्नमेंट पार्ट एज वेल। तो यही सब कुछ, लेकिन इसमें बातचीत और लिखी है कि गवर्नमेंट हैज कम अक्रॉस as being too eager to block its critics, क्योंकि हमने देखा है फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे भी बहुत सारे जो अकाउंट्स थे उनको ब्लॉक किया गया था, और बहुत कुछ है जो आजकल केसेस हमें सुनने के लिए मिल रहे हैं, जो जिस तरह से गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू किल फ्री स्पीच, ऐसा ये एडिटोरियल कहता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फ्री स्पीच और प्रिवेसी के अगेंस्ट जाती है। फ्री स्पीच से क्या आता है, आर्टिकल 19 आता है, और प्रिवेसी से क्या आती है, आर्टिकल 21 आता है। दोनों का ही अगर किसी भी तरह से इंफ्रिंजमेंट हो रहा है तो इंडिया के लोगों को जानने का हक है, एंड दिस इशू शुड एक्चुअली बी should actually get some attention। अगर हम बात करें अब एथिक्स एंड विसल ब्लोइंग एक्ट की, तो देखिए क्या व्हाट हैज विसल ब्लोइंग गॉट टू डू विद एथिक्स। देखिए क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, एक पर्सन की अंडरस्टैंडिंग डीपर लेवल पे वो बाहर आती है ऑर्गेनाइजेशन से। अब एथिकल इशू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक एथिकल डिलेमा अगर मैं आपसे पूछूं विसल ब्लोइंग एक्ट में, यानी कि ऊबर का एक एम्प्लॉय ने बताया कि ऊबर काफी ज्यादा हर कंट्री की, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है ताकि वो ऊबर ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा वो करे। अचानक से आपको क्या लगता है ऊबर इतना हिट कैसे हो गया? क्योंकि गवर्नमेंट्स को वो फ्रीबीज दे रहे हैं, यानी पैसे दे रहे हैं ताकि उनको प्रमोट किया जाए, उनकी एड्स आए। इस तरह से एडवर्ड स्नोडन की बात करें, एडवर्ड स्नोडन में तो सबसे ज़्यादा बड़ा एथिकल डिलेमा जो हमें दिखता है वो ये है, बीइंग डिसलॉयल टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस शेयरिंग नॉलेज ऑफ रॉन्ग डूइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, या फिर मॉरल कमिटमेंट टू सोसाइटी, है ना। एक तो आपका लॉयल्टी होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तहत जिसमें आप काम करते हैं। अगर आप उनकी इंफॉर्मेशन बाहर रिवील करते हो तो आप डिसलॉयल हो गए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर नहीं रिवील करते तो आप डिसलॉयल हो गए, इमोरल हो गए टुवर्ड्स योर सोसाइटी या फिर टुवर्ड्स द बेनिफिट्स ऑफ अदर्स। तो ये एक एथिकल डिलेमा है जो हर विसल ब्लोइंग एक्ट में इन्वॉल्व होता है। यही हमने एडवर्ड स्नोडन के केस में भी देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था, आपको ये चीज तो पता ही होना चाहिए। स्नोडन केस ऐसा है, विसल ब्लोइंग का नाम आती है आपके दिमाग में, ये चीज आ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो थे वहाँ के जो सिक्योरिटी एम्प्लॉय थे यूएसए के, तो उन्होंने काफ़ी ऐसे पेपर्स रिलीज किए थे जिससे ये पता चला था कि यूएसए बाकी कंट्रीज पे सर्वेलेंस रख रहा है, बहुत सारी कंट्रीज पे। इनफैक्ट चाइना की भी बहुत सारी हैक करके चीज़ें अपने पास उसने रखी हुई हैं। बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन है, उसको काफ़ी अनएथिकल लगी, एडवर्ड स्नोडन को काफ़ी अनएथिकल लगी। तो ये चीज़ें उसने रिलीज जब की तो यूएसए की आज तक की सबसे बड़ी डिबेट जो एडवर्ड स्नोडन को लेके है, वॉज ही अ पेट्रियट और वॉज ही अ सेंट। पेट्रियट वर्सेस सेंट का मतलब उन्होंने वो किया है कि अगर तो उसने हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकाल दी। देखिए हर तरह की जो गवर्नमेंट है वो कुछ कुछ सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन बाकी कंट्रीज के बारे में रखती है, दैट इज वाई इंडिया हैज रॉ एज वेल। तो उसका ये करना एक तरह से उसको पेट्रियट नहीं दिखाता कि वो अपने देश के अगेंस्ट है, ये दिखाता है। लेकिन दूसरा अगर वो ना बताता तो फिर वो जो सेंटली बिहेवियर है उसका, जो अच्छी चीज़ें नहीं हो रही, जो अनएथिकल, और जो उसको लगी कि हमारी सरकार बाकी सरकारों के साथ गलत कर रही है, उनके ऊपर नज़र रख रही है, एक एक
वो कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, तो ये उसको अनएथिकल लगा। तो ये डिबेट इज अ नेवर एंडिंग डिबेट। अभी तक बहुत लोग तो कहते हैं कि उनको एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। एडवर्ड स्नोडन आई थिंक इज हाइडिंग समवेयर इन रशिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो रहते भी नहीं है अब यूएसए में, क्योंकि उनको तो सब सूली पे चढ़ाने के लिए बैठे हैं वहाँ पे। उनको पहले ही सोच के बैठे हैं कि उन्होंने हमारी कंट्री के साथ बहुत बुरा किया है। सो दैट इज एग्जैक्टली हाउ इट इज। लेकिन अगर हम बात करें विसल ब्लोइंग में, सबसे ज्यादा जो विसल ब्लोअर्स की वैल्यूज कैसी हैं जो शो होती है, नंबर 1 इज करेज, नंबर 2 इज सेल्फ सेक्रीफाइस, नंबर 3 इज ड्यूटी बाउंड एंड रिस्पेक्टिंग द लॉ। करेज कैसे? क्योंकि डेफिनेटली टेक्स मॉरल करेज टू स्टैंड अगेंस्ट योर ओन ऑर्गेनाइजेशन and be ready to lose out on stability in one's life. Definitely you will lose your job, your livelihood would get affected, so hence it requires a lot of courage. Second one is self sacrifice, they work for the public interest at the cost of themselves. Third is duty bound and respecting the law. लेकिन देखिए एक डिलेमा है कि आप एथिक्स को ब्रीच कर रहे हैं बाय ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। तो अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये आई लीव इट टू यू। हाउ कैन द गवर्नमेंट इनकरेज विसल ब्लोइंग? देखिए गवर्नमेंट को विसल ब्लोइंग इनकरेज करना चाहिए, इसीलिए हमारे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, काफ़ी ऐसे इंडिया में मैकेनिज्म्स हैं जैसे पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स। ये रेजोल्यूशन आई एम नॉट रॉन्ग, ये मनमोहन सिंह जी के टाइम पे आया था। तो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जब ये रेजोल्यूशन आया था तो इसके तहत क्या अलाउ किया गया, देखिए आपको मैं बताती हूँ इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। इंडिया का सबसे ज़्यादा वेल नोन अगर विसल ब्लोअर आपको एक एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए तो आप पता है किसका नाम लिखिएगा हमेशा? सत्येंद्र दुबे। सत्येंद्र दुबे एक आईआईटी ग्रेजुएट थे जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट चल रहा था बिहार में, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, उसमें उन्होंने बताया था, उन्होंने डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को लिखा था लेटर एक, और उसमें उन्होंने लिखा था कि कहाँ काफ़ी ज़्यादा करप्शन इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट में। तो बट अनफॉर्चुनेटली उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी इस लेटर के बाद, क्योंकि उन पे अटैक किया गया एंड ही गॉट किल्ड, क्योंकि जो लोग करप्ट थे दे गॉट हिम मर्डर्ड आफ्टर दैट। तो फिर इसके बाद ये पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रेजोल्यूशन लाया गया मनमोहन सिंह जी गवर्नमेंट द्वारा। उन्होंने क्या कहा कि जितनी भी तरह की करप्शन के अगेंस्ट कंप्लेन्स हैं या फिर मिस यूज ऑफ ऑफिस हो रहा है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर द्वारा या डिपार्टमेंट द्वारा, तो उसे आप फाइल कर सकते हैं। और जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो एक डेजिग्नेटेड एजेंसी है इस रेजोल्यूशन के अंडर जो एडमिनिस्टर करती है इन तरह की कंप्लेंट्स को, ठीक है। और अगर हम बात करें विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, देखिए ये एक्ट अभी तक फोर्स में ही नहीं आया। ये वैसे तो एक सबसे इम्पोर्टेंट रूट होना चाहिए एक चीज़ को डील करने के लिए, लेजिस्लेटिव रूट, है ना। लोगों को लेजिस्लेटिव रूट मिल जाए तो फिर उनको पता है कि पेनल्टी, क्राइम, सब कुछ डिक्लेयर हो सकता है विसल जो करप्शन है। लेकिन क्योंकि ये एक्ट अभी तक फोर्स में ही नहीं आया, इसके रूल्स ही नहीं बने, फाइनलाइज ही नहीं हुए कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस एक्ट को, कोई अथॉरिटी इसमें डेजिग्नेट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो विसल ब्लोइंग का इशू इतना इंपॉर्टेंट है, हम आए दिन कुछ पढ़ रहे हैं। पहले हमने ऊबर पढ़ा, फिर उसके बाद हम आज ये ट्विटर वाला पढ़ रहे हैं। विसल ब्लोइंग के ऊपर एक प्रॉपरली एक्ट और उसके रूल्स एक अर्जेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोदी इनॉग्रेट्स कैनाल इन कच्छ। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया है, उन्होंने नर्मदा कैनाल को इनॉग्रेट किया है। नर्मदा कैनाल क्या करेगा, जो पानी कच्छ में, आपको पता है कच्छ में बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ है, तो जो नर्मदा सरोवर डैम है जो सदर्न गुजरात में है वहाँ से पानी ला के कच्छ में डालेगा, तो इसीलिए नर्मदा कैनाल बनाया गया है। तो मोदी जी ने इसी को इनॉग्रेट किया है और एक मेमोरियल को भी इनॉग्रेट किया है जो किसकी मेमोरी में बनाया गया है, जो 2001 में अर्थक्वेक आया था, जो कच्छ अर्थक्वेक था जिसे भुज अर्थक्वेक भी कहते हैं हम लोग। तो उनमें जो विक्टिम्स, जितने थाउजेंड्स ऑफ विक्टिम्स एक्चुअली लॉस्ट देयर लाइव्स इन दैट अर्थक्वेक, तो उनकी याद में एक मेमोरियल बनाया गया है। और अगर हम बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके लिए एक स्टेटमेंट बन सकता है, वो ये है कि मिस्टर मोदी ने ये चीज़ हाईलाइट की कि जब ये गुजरात में अर्थक्वेक आया था तो गुजरात पहली स्टेट बनी थी कि वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लेके आए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट सबसे पहला गुजरात में ही आया था, फिर उसी का एक मॉडल एक्ट बना था नेशनल स्तर पे, जिसे हम DMA 2005 डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 में लाया गया था, वो एक्चुअली गुजरात से ही लिया गया है। तो इन्होंने बस यही कहा है, जैसे कच्छ सबसे ज़्यादा डेवस्टेट हुआ था अर्थक्वेक के बाद, लेकिन आज वो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है स्टेट का, तो उसी तरह से हम ये आशा करते हैं कि इंडिया वुड सिमिलरली बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। ओके, नाउ
another important article. देखिए, with multiple border sub disputes, India China in for a rocky period. देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो बुक का नाम बताती हूँ। केविन रड है कौन? केविन रड इज एक्चुअली फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंड इज ऑल्सो अ चाइना वॉचर। उन्होंने, केविन रड ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द अवॉइडेबल वॉर। ठीक है, आप चाहें तो इस बुक का नाम याद रख सकते हैं। द अवॉइडेबल वॉर में उन्होंने ये बताया है, अवॉइडेबल वॉर कौन सी वॉर अवॉइड की बात कर रहे हैं? इंडिया चाइना की नहीं बात कर रहे हैं, ये उस वॉर की बात कर रहे हैं जो यूएसए और चाइना के बीच में है, जो अवॉइडेबल है काफ़ी हद तक। अगर दोनों कंट्रीज रिस्ट्रेंट दिखाएं, दोनों कंट्रीज अपने उसको जो जितनी भी एम्बिशंस हैं उसको कुछ थोड़ा सा रोक दें, तो इस तरह से इन्होंने ये चीज़ कहा है। लेकिन इन्होंने पता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लिखी है वो ये है, उन्होंने he has actually drawn parallels between China's actions at the line of actual control and tensions between China and USA over Taiwan. तो देखते हैं कैसे। इनसे जब क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ डू यू सी द यूएसए एंड चाइना टेंशंस ओवर ताइवान, तो उन्होंने बोला देखिए जो शी जिनपिंग की चाइना है ना वो बहुत डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? दो फंडामेंटल वेज में डिफरेंट है। पहला तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। अब की जो चाइना है वो यूनाइटेड स्टेट से कोई पीछे नहीं बची, ना मिलिटरली, ना इकोनॉमिकली, ना ही टेक्नोलॉजिकली। नंबर 1 इकोनॉमिक पावर वो बनने वाली है। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन उनकी जोरों शोर से चल रही है। टेक्नोलॉजी तो आपको चाइना की पता ही है, अपना स्पेस स्टेशन नया बनाने वाली कंट्री, टेक्नोलॉजिकली यू कैन थिंक अबाउट इट, राइट। सेकेंड वे कैसा शी जिनपिंग का चाइना कैसे डिफरेंट है? देखिए, जो शी जिनपिंग है ना वो एक स्टेटस क्वो पॉलिटिशियन नहीं है। स्टेटस क्वो क्या होता है? जो जैसा है वैसे चलने दीजिए, बेफालतू छेड़खानी मत कीजिए, ठीक है। तो वो एक स्टेटस क्वो, जैसे ताइवान और अभी तक चाइना का रिश्ता चल रहा है वैसे चलने दिया जा सकता था, लेकिन क्योंकि वो एक लेट्स चेंज द गेम पॉलिटिशियन है, इसीलिए जो वो क्या कर रहे हैं, चाइना के जो नेशनल एम्बिशंस हैं रीजनल पावर के, ग्लोबल पावर के 2049 तक, तब वो उसको पूरा करने के लिए काफ़ी अपना जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स को कैरी ऑन कर रहे हैं। और ताइवान उसी का एक दे हैव टू टेक ताइवान ऑन द वे थ्रू 2049 तक, 2049 तक अगर उनको एक पावर बनना है, दे हैव टू टेक ताइवान विद देम, ऑफ कोर्स दे हैव टू इन्वेड देम। अगर हम बात करें 2017 से लेके अभी तक क्या चेंज आया है चाइना के इस बर्ताव को लेके यूएसए में, तो उन्होंने ये कहा है, यूएसए ने सबसे पहली बात रिकग्नाइज कर लिया है कि चाइना एक चैलेंज है। चाइना को नेम कर दिया है एक चैलेंज, और चाइना और यूएसए के बीच में रिलेशनशिप है उसको नाम दे दिया है स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का। ये किसने दिया था? ये ट्रंप ने दिया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कौन विनर होगा, इनका क्या कहना है कौन विनर होगा इस कंपेटिटिव रेस का, तो इन्होंने ये कहा है जो भी इंसान एंड तक, जो भी पार्टी एंड तक टिक जाएगी, या फिर जो भी पार्टी एक डोमिनेंट रीजनल ग्लोबल पावर इमर्ज करेगी। देखिए, रीजनल पावर कैसे बनते हो आप? अगर चाइना हमारे साउथ ईस्ट में बसा हुआ है, तो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे डोमिनेंट होना, जैसे कि वो साउथ चाइना सी में अपने टेरिटोरियल क्लेम्स कर रहा है, ताइवान को भी इन्वेड कर ले, नेपाल में भी घुस गया, पाकिस्तान में भी घुस गया, साउथ एशिया में भी कर लिया, है ना। श्रीलंका तो है ही उनका, तो इन द सेंस मतलब उनकी सॉलिडारिटी की बात कर रही हूँ। तो क्या हुआ, रीजनल पावर कौन इमर्ज हो गया? ऑब्वियसली चाइना। लेकिन अगर हम देखा जाए, मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ, ये चीज़ ध्यान नहीं रखी कि यूएसए का थोड़ा सा रीजनल पावर, देखिए सबसे पहले आपको ग्लोबल पावर बनने के लिए रीजनल पावर बनना पड़ता है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस का सबसे पहला रूल है। तो अगर हम देखें, जो यूएस पहले एक रीजनल पावर हुआ करता था, सदर्न अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका, कनाडा वगैरह सब पे उन्हीं का ऊपर वो स्तर पे होते थे, डोमिनेंट हुआ करते थे। आज वो अपना थोड़ा सा वो लूज कर रहे हैं, दे आर लूजिंग आउट ऑन देयर रीजनल पावर एंड हेंस ऑल्सो ऑन देयर ग्लोबल पावर। लेट्स सी। अब देखिए, इनसे फिर ये क्वेश्चन पूछा गया कि do you think there is a timeline for when Xi Jinping hopes to incorporate Taiwan? आप क्या लगता है, क्या टाइमलाइन है, कब तक ताइवान को वो अपने देश के साथ मिला लेंगे पूरी तरह से? तो इन्होंने कहा है, देखिए जो नेशनल रिजुविनेशन का आइडिया है ना चाइना का, वो तब तक अचीव नहीं हो सकता जब तक वो ताइवान को नहीं अपने में इंटीग्रेट कर लेते, है ना। और इसकी टाइमलाइन है, नेशनल रिजुविनेशन की टाइमलाइन 2049 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ताइवान को भी इतना टाइम तक वो वेट करेंगे 2049 तक हड़पने की, नहीं। एज फार एज द ऑथर बिलीव्स, इसकी टाइमलाइन है 2020s का लेट, यानी कि या फिर अर्ली 2030s में ही ताइवान उनका होता हुआ हमें दिख जाएगा। अब देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो पार्टी कांग्रेस 20th पार्टी कांग्रेस होने वाली है, कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ पे जो उनकी जनरल सेक्रेटरी होंगे वो थर्ड टर्म मिल जाएगा शी को ऑटोमेटिकली, विच इज
ऑब्वियसली गोइंग टू हैपन। वो पूरी जिंदगी के लिए वहाँ के रूलर बन चुके हैं, शी जिनपिंग एंड मिस्टर पुतिन, दे आर द फॉरएवर रूलर्स। तो दैट्स वाई, तो फिर उन्होंने कहा कि ये चीज़ वो इंश्योर करेंगे कि पूरी हो जाए एटलीस्ट बाय 2027। वो उन्होंने बोल दिया कि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन भी हो जानी चाहिए। पहले उनका टारगेट 2035 था, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं सब कुछ। तो इसीलिए अर्ली 2030 तक तो हमें ताइवान भी उनका होता हुआ दिख जाएगा। अब देखिए उन्होंने ये कहा है कि आपको क्या लगता है, क्वेश्चन पूछा गया इनसे कि क्वाड और इंडिया के बीच में किन तरह के रिलेशंस होने चाहिए। क्या बैलेंसिंग जैसे इंडिया आज तक करती आई है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स जहाँ पे रशिया चाइना दोनों ही हैं, और वो साथ में क्वाड भी है, हम क्वाड के भी मेंबर हैं, ये ऐसे ही बैलेंस करना चाहिए या हमें कोई चेंज आना चाहिए। देखिए इन्होंने कहा है कि इंडिया के पास दो ऑप्शंस होते हैं। दो ऑप्शंस ये हैं चाइना की असर्टिवनेस के साथ डील करने के लिए, या तो वो बैंड वैगन करे या तो वो बैलेंस करे। और इंडिया को जहाँ तक मैं जानता हूँ वो बैंड वैगन करने वालों में से तो है नहीं, है ना। तो इसीलिए वो बैलेंस ही करे, जैसे चल रहा है वैसे ही चलाए, और बैलेंसिंग ही सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है। आपको बैलेंस तो समझ आ गया कि हम रशिया और चाइना के साथ भी डील कर रहे हैं, और यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी, लेकिन इंडिपेंडेंटली, सेपरेटली। बैंड वैगन का मतलब होता है कि हम अपना वेट पूरा एक ब्लॉक के पीछे डाल दें, यूएसए के पीछे। अब यूएसए हमारी लड़ाई लड़ेगा चाइना के साथ, समझ रहे हैं, तो वो हम नहीं करते, वो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के भी खिलाफ है। तो उन्होंने यही बात बोली है कि जो एलएसी स्टैंड ऑफ चल रही है 2020 से लेके अभी तक, तो आपको क्या लगता है, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी भी कह रहे हैं कि हम टॉक से इसको सुलझा लेंगे, तो आपको क्या लगता है ये टॉक से सुलझ जाएगा, या ताइवान में जो अभी फ्लैश पॉइंट चल रहा है यूएसए और चाइना के बीच में, उस तरह का इंडिया के बॉर्डर्स पे भी देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए इन्होंने ये कहा है एलएसी में अगर एक चीज़ हुई है तो वो ये हुआ है कि चाइना ने अपना कंसोलिडेशन और बढ़ा दिया है। वहाँ पे बहुत तरह के स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने शुरू हो गई है चाइना, बहुत कुछ ऐसा हुआ है। तो इससे देखिए उन्होंने, और जो डिप्लोमेटिक लेवल पे आप देख रहे हैं जिस तरह की वो एस्केलेशन आज ही जैसे हमने देखा कर रहे हैं, उससे तो साफ पता चलता है कि वो दे आर नॉट टर्निंग बैक, दे डोंट हैव एन इंटेंशन ऑफ टर्निंग बैक। और इस प्रोसेस में वो फुल टेरिटोरियल एस्पिरेशंस देखे ही आए हैं, जैसा कि हम साउथ चाइना सी में, ताइवान में और ईस्ट चाइना सी में देख रहे हैं। तो यही सब कुछ इन्होंने बोला है यहाँ पे। और इन्होंने बोला है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया और इनसे फिर क्वेश्चन पूछा गया, जैसे जो यूएस और चाइना की आपने बोला कि जो वॉर है वो अवॉइडेबल है, क्या इंडिया चाइना की वॉर अवॉइडेबल है। तो इन्हें बोला देखिए वैसे तो मैं इस पर एक्सपर्ट नहीं हूँ बोलने वाला कोई भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया चाइना का जो रिलेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इतने सारे डिस्प्यूट्स हैं कश्मीर में, पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड बीजिंग है, फिर यहाँ से भी वो अटका हुआ है, इंडिया के लेफ्ट साइड पे पाकिस्तान आ जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए इट विल बिकम डिफ़िकल्ट। इंडिया और हमारा जो चाइना का रिलेशन है उसकी वॉर कितनी अवॉइडेबल है ये हम नहीं कह सकते, पर इन्होंने कहा है जो इंडियन डिप्लोमेसी है काफ़ी मच्योर है, उन्होंने आज तक जिस तरह की स्टेबिलिटी दिखाई है, आई एम ऑल प्रेजेस फॉर इट। तो बहुत हद तक इन तरह की रॉकी रोड को कर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, पाकिस्तान में बहुत सारी फ्लड्स देखने के लिए मिल रही हैं जिसने क्लीन कर ली है ऑलमोस्ट 1000 लाइव्स को। तो आप बहुत देख रहे होंगे, टीवी में भी काफ़ी आ रहा है ये। अब देखिए एक और चीज़, तालिबान ने एलिगेशन लगाई है पाकिस्तान पे। अब देखिए पाकिस्तान और तालिबान का तो आप रिश्ता बहुत अच्छे से क्लोजली मॉनिटर कीजिए, क्योंकि क्योंकि क्या है ना कि हम पाकिस्तान पे एक टेररिस्ट स्टेट होने का वो लगाते हैं, सारी कंट्रीज है ना। अब तालिबान भी एक टेरर स्टेट है, तो दोनों के बीच में भी अगर लड़ाई हो रही है, तालिबान और आईएसआई के बीच में भी लड़ाई है, तालिबान और पाकिस्तान के बीच में भी लड़ाई होने लग पड़ी है, तो ये चीज़ें हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करनी चाहिए। तो तालिबान ने क्या कहा है, जहां से यूएसए का ड्रोन आया था ना जवाहिरी को मारने, जो अलकायदा के चीफ थे, तो जो अलकायदा के जो चीफ थे जिनको यूएस के ड्रोन अटैक से मारा, तो यूएस का जो ड्रोन जिस वे से आया था ना वो पाकिस्तान का एयर स्पेस था। तो इससे क्या पता चलता है, पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस अपना यूज करने के लिए अलाउ किया था यूएस के ड्रोन को, ताकि वो यहाँ आके हमारे यहाँ के लोगों को मार सके। तो फिर यही बस तालिबान का कहना है, वी आस्क पाकिस्तान डोंट यूज योर एयर स्पेस अगेंस्ट अस। थैंक यू सो मच।